जो मेरे छोटे मन में है उस पर मैं बात करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ। बैठने की जी विधि बन रही है, मैं लेटा हुआ हूँ अभी भी बेड के ऊपर। जी आदरणीय, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। जी और मिस्टर आप कुमार। आप शीघ्र स्वस्थ हों और हमें आपकी स्वस्थता का दृश्य इसी तरह से चाहिए जिस तरह से हमारे लोकतंत्र और वर्तमान चुनावी माहौल है वो भी स्वस्थ हो। अ, तो आप हाँ, जी शीघ्र इस वायरल से आप भी स्वस्थ हों और हमारा देश भी स्वस्थ हो, ये कामना है। और इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब तक आवाज़ पहुँच रही हो तो और अच्छा है कि वो यात्रा वृत्तांत अपने साथियों के साथ सुनाएँ अथवा मैं इसी विषय को लेकर के आगे बढ़ता हूँ और मार्गदर्शन हेतु आदरणीय पवन कुमार सर आपके पास पहुँचता हूँ कि कृपया आप मार्गदर्शन दीजिएगा कि इस स्थिति में जबकि हमारे मुख्य वक्ता जी को परेशानी है बोलने में, तो हम इस सत्र को कौन-सी डायरेक्शन में या किस दिशा में आगे बढ़ाएँ? जी। हाँ। तो मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। मैं वापस आता हूँ और आज की अपने संचालक महोदय के पास आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल सर आपके पास आता हूँ। इस निवेदन के साथ कि आज का जो सत्र निर्धारित विषय पर था, वो हम उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं स्वास्थ्य कारणों के कारण। तो आज की दिशा-दशा पर आप मार्गदर्शन करिएगा। और संभवतः मेरी आवाज़ और ये मौसम का भी कुछ प्रभाव है कि कम जगह तक पहुँच पा रही है, नेटवर्क का भी इश्यू होगा। और मैं आदरणीय भ्राताश्री आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, जो कि आप मित्र मंडली के साथ, योगाहारी मंडली के साथ अ, बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं। कृपया हाँ, आपसे ही ये बात प्रारंभ हो आज के सत्र की, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ कि क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी? क्या आदरणीय महानुभावों तक मेरी आवाज़ अगर पहुँच रही हो तो कोई रिस्पॉन्स मिले, ऐसा निवेदन है। आ रही आपकी आवाज़ आ रही है। जी आदरणीय मैं आपके पास इस भाव से पहुँचता हूँ कि आज का सत्र जो विषय रखा गया है, वो स्वास्थ्य कारणों के कारण आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो आज का विषय हम किस मोड़ से लेकर के आगे बढ़ें? कृपया आप ही मार्गदर्शन दीजिएगा। जी। जी, तो आज का मतलब जोशी जी नहीं आ रहे क्या? आदरणीय शास्त्री जी उपस्थित हैं, लेकिन उनका अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। वो वायरल से पीड़ित हैं, गला भी अच्छा नहीं है और बुखार बहुत है। तो इस वजह से इस विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जी, जी। तो अपन एक वो करते हैं, किशोर पटेल जी काफी दिन से बोलना चाह रहे हैं बार-बार, तो अपन उनको बुला लें? गुजरात जी, के जी, किशोर पटेल जी हैं। जी, जी, अवश्य ही और कृपया आप उनको मैं बुलाता हूँ, तो देखता हूँ है क्या, एक मिनट। और इस बीच आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब इधर उत्तराखंड आज चारधाम वो की यात्रा करते हैं। जी, जी, आज वो भी नहीं है सर, जी अभी और है नहीं सदन में। जी, इधर मुन्नीलाल जी भाई साहब चारधाम की यात्रा पर थे। जी, दिनेश जी क्षमा चाहता हूँ। अरे जी कृपया। सर सैया पर पड़ा हुआ विष्णु भी है ना। 6 महीने तक 6 महीने तक 6 महीने तक अगर रह सकता है
तो उसी गौरवशाली भारतवंश की परंपरा का मैं भी अनुगामी हूँ। चेहरा न दिखा पाऊंगा, लेकिन बैठे बैठे पड़े पड़े ही कुछ बातें तो मैं करूंगा। और योगाहार वंश के इस दिवस पर, जब मेरे ही स्वास्थ्य पर ये समस्या खड़ी हो रही है, तो मैं आर्यपुत्र अपनी बात को पुनः आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ ना कुछ गिलो ज्यादा खाएंगे, सांसारी को ज्यादा पिएंगे। सिर्फ इतना सा है कि कोई भी बात, जो कि हमारा मंच रिकॉर्डेड मंच है, सीखने सिखाने का मंच है, एक लंबी यात्रा करने वाला मंच है। और इस मंच मंच से कोई भी बात अगर हम कहते हैं तो वो पूर्ण रूप से प्रामाणिक होना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। चूंकि कल से बुखार है और बेड पे पड़ा हुआ हूं, तो धाराओं की मैं ज्यादा जानकारियां नहीं निकाल पाया, बात नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया, क्योंकि आंखों से आंसू बह रहे थे और नासिका से पानी टपक रहा था। बुखार है, सर में दर्द है, तो मैं सोचा कि कोई भी बात बबूल में भटे न लगाते हुए उसको यथार्थ के साथ रखी जाए। इस मंच से हमारे एक बड़े इतिहासविद अपना उद्बोधन करते हैं, डॉक्टर राकेश कुमार आर्य शौर्य की कथाएं सुनाते हुए भारतीय इतिहास के गौरवशाली पन्नों को वो यहाँ गुरुवार के दिन पलटते हैं। हमारा मंच एक दिन के लिए डॉक्टर राकेश जी के साथ रहता है। ऐसे ही शनिवार के दिन डॉक्टर संतोष भट्ट जी रहते हैं हमारे साथ में जुड़े हुए। भिन्न भिन्न सब्जेक्टों के ऊपर हमारा योगाहार का यह मंच जुड़ा हुआ रहता है। कल मेरी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए आदरणीय दिनेश जी सेमवाल भाई साहब का आग्रह था कि भारतीय लोकतंत्र में ये जो भ्रम की स्थिति अभी पड़ रही है, और ये जो हल्ला मचा हुआ है, चूंकि मैं बिहार विधानसभा चुनाव में गया हुआ था, वहां भोजन और आहार का ही सब्जेक्ट मेरा बहुत खराब हो रहा था। शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करने वाला मैं, वहां के भोजन मुझे पसंद नहीं आया। बिहार तो माँ जानकी का प्रदेश है, जगत जननी माँ जानकी अतिशय प्रिय श्री करुणा निधान की। तो मैं वहां सिर्फ भोजन की ही बात कर पाऊंगा, कि भोजन की नहीं कर पाया। तो यहाँ आया, यहाँ आने के बाद कुछ देवयोग से कुछ विशेष परिस्थिति निर्मित हुई कि मेरा वहां जाना संभव नहीं हो पा रहा है। पिछले 2 दिन से सतत बिहार प्रांत के फोन आ रहे हैं, आ जाइए आ जाइए, पर नहीं जा पाया। इसी बीच में स्वास्थ्य खराब हो गया। कल ही से मुझे तकलीफ हुई है। भाई साहब का आया कि आप लोकतंत्र की इस महायज्ञ की कुछ थोड़ी चर्चा करें। कल वहां लोकतंत्र अधिकार यात्रा निकल रही है, वोट यात्रा निकल रही है। वो बड़ा हल्ला मचाया जा रहा है, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। तथ्यों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर केवल भ्रम ही पैदा किया जाता है, तथ्य और सत्य से बहुत दूर रहती है विषय। यदि भारतीय लोकतंत्र को देखें तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया और चुनाव करवाने वाली संस्था, संवैधानिक संस्था भी बहुत विचारणीय होती है।
628 से हमारे ऊपर आक्रमण शुरू हुए, मैंने आदरणीय राकेश जी का नाम लिया। उसके बाद 1100 के लगभग आते आते हम लोग गुलाम कह सकते हैं, हो गए, ऐसा मैं नहीं मानता। स्वभाव नहीं है हमारा भारतीयों का। जहां धर्म में तर्क को महत्व दिया जाता हो, जहां संशय को महत्व दिया जाता हो, जहां शंकाओं के समाधान के लिए शास्त्रार्थ किए जाते हो, युद्ध लड़ने के लिए तत्पर रहने वाली संतानें हो, वह देश कभी गुलाम नहीं हो सकता। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हो सकता है कि दूसरे देश के लोग हावी हावी हो गए हों, और ये प्रक्रिया हमारे यहाँ 1600 तक आई। 1700 में हमारी अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। डच, पुर्तगाली, ब्रिटेनाई कंपनियों का शासन हुआ। व्यापार के माध्यम से आए हुए लोग इस देश के ऊपर शासन करने लगे। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उन्होंने कब्जा कर लिया। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ ऐसा कहा, लेकिन किससे आजाद हुआ है यह भी बताना मुश्किल है। मानसिक गुलामी आजादी के बाद भी हमारे ऊपर से शायद अभी हटी नहीं है। 50 में इस देश को लोकतांत्रिक घोषित किया गया और एक प्रक्रिया के माध्यम से पहले चुनाव हुए। शुरुआती दौर के चुनाव रहे तो शायद उस वक्त मेरा ऐसा मानना है कि वोट परसेंट कम ही रहा होगा और एक सरकार व्यवस्था शुरू हुई भारतीय लोकतंत्र की। धीरे धीरे चुनाव सुधार होते रहे। डब्बों में पर्चियां नाम लिखकर डाली जाती थी, या पहले चुनाव चिन्ह वाले डब्बे आए होंगे, मत पेटियां बनी होंगी, सुरक्षित मत पेटियां की गई होंगी, सुरक्षा की व्यवस्थाएं चालू की गई होंगी, और चुनाव सुधार सतत चालू रहे और सरकारें बनती रही। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस देश के अंदर एक व्यवस्था शुरू हुई है संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की, जो इस देश में सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने वाली हमारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के ऊपर भारतीय लोकतंत्र के अंदर रजिस्टर्ड भारतीय राजनीतिक दल आक्षेप लगाने शुरू किए। बड़ी रोचक विषय है। इस विषय के ऊपर जब चर्चा करते हैं तो ये ऊपर से दिखाई देने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट को अगर समझना है तो समझना पड़ेगा कि जब दो सेनाएं युद्ध के मैदान में आती है तो उसके लिए किसी एक युद्ध के मैदान का होना बहुत जरूरी है। महाभारत में कुरुक्षेत्र भारतीय इतिहास के गौरवशाली क्षणों में अगर हम मैदान देखते हैं तो हल्दी घाटी, पानीपत, ऐसे बहुत सारे युद्ध क्षेत्र हमारे यहां घोषित किए गए। लेकिन लोकतंत्र में यदि हम मैदान देखेंगे तो कौन सा मैदान होगा? लोकतंत्र में मैदान होता है बूथ। मतदान केंद्र के ऊपर ये युद्ध लड़ा जाता है। लाखों की संख्या में इस विशाल लोकतंत्र को लोकतांत्रिक विधि से चुनाव संपन्न करने के लिए मतदान केंद्रों की आवश्यकता है।
चुनाव आयोग पूरे वर्ष इन मतदान केंद्रों के ऊपर अपनी गतिविधियां चलाता है। बहुत सारे संस्थान भारत के इसके अंदर लगे हुए रहते हैं। बहुत सारे भवन इसी कार्य के लिए आरक्षित हैं। मतदान की तिथियां घोषित होने के बाद उन भवनों की देखरेख उससे पूर्व भी शुरू हो जाती है। शासकीय शिक्षा भवन, धर्मशालाएं, सार्वजनिक भवन जो जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्र जहां निवास करता है मतदाता उसके आसपास सुविधाजनक हो, ऐसे भवनों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। भारतीय लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है। राजस्थान जैसे प्रांत के अंदर जहां बहुत दूर दूर तक आने जाने के साधन नहीं है, या बहुत दूरी में बहुत छोटे कस्बों के रूप में, बहुत छोटे गांवों के रूप में, धाड़ियों के रूप में, एक एक धाड़ी, एक एक झोपड़ी में रहने वाले मतदाता के लिए ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल कर कर उस पे पैटी रखकर एक एक धाड़ी तक जाकर मतपत्र इकट्ठे करने का काम भी हमारा चुनाव आयोग करता है। अभी मैं एक वक्तव्य सुन रहा था, हमारे देश के आदरणीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी कह रहे थे कि एक दुर्गम पहाड़ी में एक घर है और उस घर में केवल एक वोट है, और वो एक मत भी लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम वहां जाती है, दुर्गम पहाड़ियों पे चढ़ती है और उसके बाद उस मत को लेके आती है। वो मत किसी भी राजनीतिक दल का हो सकता है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से मतपत्र इकट्ठे किए जाने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। इन मतदान केंद्रों के लिए एक मतदाता सूची होती है, और वही आज के जो नेता हैं उन लोगों के निशाने पर है। लोकतंत्र में बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं, बहुत सारी आदर्श शक्तियां भी इसमें काम करती हैं। कभी कभी ना सूत ना कपास और जुलाहा लट्ठम लट्ठा वाला विषय भी आता है। जमीन के ऊपर कोई व्यवस्था ही नहीं होती है, लेकिन दो दल चार दल लड़ते रहते हैं। अभी एक युगल जोड़ी वोट चोरी कहकर बिहार के अंदर बड़ा हल्ला मचा रही है। रख दे, ये रख दे, वो गिलो गिलो घनविटी बिठा दे। और आज की सोने की चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए लोग, भारतीय लोकतंत्र जिसके लिए पता नहीं कितने बलिदान किए होंगे हमारे पूर्वजों ने, कितना अन्याय अत्याचार सहन किया होगा, उस सब सहन करते हुए एक खूबसूरत देश बनाने के लिए, एक खूबसूरत लोकतंत्र बनाने के लिए सतत प्रयास करने वाले बंधुओं के उस कार्य को विश्व में ये बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो ऐसा ही कहूंगा। वैसा क्योंकि जब हम बूथ लेवल पर जाते हैं, दिल्ली को छोड़ दीजिए, दिल्ली से नीचे जब आप जाएंगे और बहुत 1,000 वोटों के ऊपर जब आप बातचीत करना शुरू करते हैं, तो वहां राजनीतिक दलों के बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी एक बार बोले थे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, ये हमारे पन्ना प्रमुख से जाके सीखिए।
मतदाता सूची के प्रथम पृष्ठ के ऊपर 30 मतपत्र होते हैं, 30 मतदाताओं के नाम होते हैं, और उसके पिछले पृष्ठ पर भी 30 होते हैं। लेकिन इसी मतदाता सूची को अगर हम गुजरात प्रांत में जाकर देखते हैं तो ये 45 नामों की होती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की मतदाता सूचियां होती हैं। मैं चुनाव आयोग जब ब्रीफिंग कर रहे थे, अपनी ओर से वक्तव्य दे रहे थे, तो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को उसके मताधिकार का अधिकार देते हैं। नहीं देते, वो नहीं देते, भारतीय संविधान देता है। उसके जो मौलिक अधिकार है उसमें मत देने का भी एक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, बहुत सारे स्वतंत्र व्यक्तित्व का अधिकार है। भारतीय संविधान बहुत सारे अधिकार देता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा अधिकार देता है कि वो इस देश के चलाने के लिए एक अच्छी सरकार चुनने का अधिकार भी देता है, और मत देने का अधिकार भी यहाँ के भारतीय वासियों को, जो भारत के रहने वाले हैं। लेकिन वो ये बड़ी जोर के साथ कहते हैं कि वह व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। भारत के रहने वाले व्यक्ति को, भारत भूमि पर रहने वाले को मत देने का अधिकार है। सिर्फ एक छोटी सी लाइन है, और इसी छोटी सी लाइन के आधार के ऊपर अभी बिहार के अंदर एसआईआर हो रहा है, और इसी छोटी लाइन के आधार पर दिल्ली के चुनाव में भी एसआईआर हुआ है। मैं दिल्ली चुनाव में उस वक्त था। एक बूथ के ऊपर मैंने 879 फर्जी नाम देखे, और उसकी शिकायत की गई। बाकायदा लोग, चुनाव आयोग को शिकायत की गई। चुनाव आयोग के अधिकारी, पीठासीन अधिकारी उस वक्त जो वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर रहे होंगे, वो मौके पर गए और उन्होंने 879 फर्जी नामों को वहां ट्रेस किया। और उसी मतदाता सूची को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जो तिहाड़ की यात्रा कर रहे हैं, ऐसे केजरीवाल जी, उसको लेके खड़े हुए कि ये सारे नाम भारतीय जनता पार्टी ने कटवाए। ऐसा वो क्यों कह देते हैं? क्यों ऐसे नाम जोड़े जाते हैं? राजनीति, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। एक लाइन बोल दी जाती है, मोहब्बत में, राजनीति में और युद्ध में सब जायज है। नहीं भाई साहब, हम श्री कृष्ण की परंपरा के लोग हैं, ये सही है। हम राम के भी अनुयायी हैं, जो समुद्र पार करने के बाद भी अंगद को भेजते और कहते हैं कि अभी भी समझौते की गुंजाइश है। कोई माया नहीं, सिंपल युद्ध लड़ते हैं। हम शाम को 5 बजे अपनी तलवारें रख देते थे, सुबह भोर प्रातः अपनी तलवारें निकालकर युद्ध के मैदान में जाने वाले हैं। हल्दी घाटी युद्ध को जब हम पढ़ते हैं तो इतिहासकार कहता है कि क्या लोग थे जो सुबह से लेकर शाम तक, सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक अपनी तलवारें चलाते हैं, और बहुत बड़े आताताइयों के साथ वह युद्ध लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। अपनी अनूठी युद्ध कला के लिए भी हम जागृत रहे। हम तो धर्म के साथ सम्मत हैं, लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की बजाय कुछ राजनीतिक दल सीधे सीधे हथियाने का प्रयास करना चाहते हैं। कुछ उसके ऊपर अपना अधिकार बताना चाहते हैं कि ये तो मेरे दादा का, नाना का अधिकार है और मैं उसी परंपरा का अनुगामी हूं, तो मुझे भी वही सत्ता मेरे ही आसपास रहना चाहिए। ऐसी अधूरी विचारधारा के साथ, अपरिपक्व विचारधारा के साथ वो राजनीति के मैदान में है। वो राजनीति के इस मैदान को समझते भी नहीं है। उन्हें कैसे बोलना है वह भी ध्यान नहीं है। कल तो हद हो गई है, बिहार के एक मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये विषय को मैं बाद में कभी छूऊंगा। इतना गंदा बोलने लगे हैं कि उनका रिएक्शन आने लगा है। लोग रिएक्शन में फंसे, गाली देने वाले को भी देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं हमारे यहाँ। लेकिन कल शाम को जब मैं राजीव रंजन जी को पड़े पड़े देख रहा था, वो
माहौल क्या है 24 टीवी के ऊपर, तो मैंने देखा कि मोतिहारी के जो कांग्रेसी हैं वो कह रहे हैं कि ये नहीं आएगा, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, ये कभी जमीन पे गए ही नहीं है, बूथ पे गए ही नहीं है, ये तो लिख देते हैं रोमन लिपि में, उसको पढ़ देते हैं। ऐसा वहां के कांग्रेसी परिवार जो देखने के लिए इकट्ठे हुए थे वो भी कह रहे थे। तो मैं बात कर रहा था कि उस युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए जो सख्त आवश्यकता है वो एक मतदाता सूची की है, और वो मतदाता सूची में किसका नाम सम्मिलित होगा? वो नाम सम्मिलित होगा भारत में रहने वाले भारतीय मूल के भारतवासी का, जिसके पास अपना आइडेंटिफिकेशन है कि वो इस देश का रहने वाला है, वो इस देश में ही रहता है, उसे मत देने का अधिकार है। ये उसका मौलिक अधिकार है, ये उससे नहीं छीना जाएगा। लेकिन इसका निर्धारण कैसे होगा? बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई है, लोगों ने अपने वोट, अपनी विचारधारा के वोट बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रकार के समुदायों के वोट भी बढ़ाने का प्रयास किया है। वो जो विकास को नहीं देखते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस देश की सत्ता को हथियाना है। ऐसे लोगों का यहां पर बहुत सारा मत बढ़ने लगा है, भिन्न भिन्न प्रकार से उसमें बढ़ाया गया है। तो एक शुद्ध मतदाता सूची बने, इसके ऊपर हमारा चुनाव आयोग पूरे वर्ष काम करता है, और यह मतदाता सूची का प्रकाशन वर्ष में 3 बार होता है। जनवरी में प्रकाशन होता है, अप्रैल में प्रकाशन नहीं, हर 3 महीने के ऊपर लगभग 4 बार इसका प्रकाशन पूरे वर्ष में होता है। जनवरी में प्रकाशन होता है, अप्रैल महीने में प्रकाशन होता है, जुलाई महीने में प्रकाशन होता है, अक्टूबर महीने में प्रकाशन होता है, और फिर जनवरी में होता है। ऐसे करके वर्ष में 3 बार, वर्ष में 3 बार मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, और मतदाता सूची का संशोधन पूरे वर्ष होता रहता है। नई प्रक्रिया नहीं है, SIR व्यापक रूप से संशोधन की प्रक्रिया है। कहीं से कोई गलती से रह गया है, किसी ने दावा नहीं किया है, किसी ने आपत्ति नहीं की है, इसलिए छूट गया है, या इन दिनों के अंदर कोई ये देश छोड़ के चला गया है, या ये संसार छोड़ के चला गया है। बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, 100 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। हमारे यहां तो चुनाव का डाटा कलेक्शन करने वाली जो बहुत सारी कंपनियां हैं, सी वोटर है, चाणक्य है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो भी किसी देश के अंदर चुनाव होते हैं इतना बड़ा तो सैंपल लगा लेती हैं। वोटर सर्वे का सैंपल ही इतना बड़ा होता है कि इस देश, इस पृथ्वी के ऊपर जो अन्य बहुत सारे देश हैं, उन बहुत सारे देशों के वोट और उनकी सरकार चुने जाने वाले वोटों के से भी ज्यादा उनका सैंपल साइज होता है, जिसमें वो पता करते रहते हैं कि भारत के मतदाताओं का रुझान किस ओर जा रहा है। सतत प्रक्रिया चलती रहती है ये। और अभी बिहार के अंदर SIR चल रहा था, मैं उस पीरियड में बिहार में ही था। चुनाव आयोग बूथ लेवल के ऊपर चुनाव आयोग की ओर से एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है, जिसे हम BLO कहते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। वही नाम जोड़ता है, वही नाम घटाने के लिए
रिकमेंड करता है। रिकमेंड करने का काम है उसका, सिर्फ आपने जो नाम बढ़ाने के लिए दिया है वो ले लेगा, आपने जो नाम कटवाने के लिए कहा है वो आवेदन रखे, सिर्फ उसका काम इतना सा है, वो आवेदन लेगा और आवेदन रखेगा। ये 1000 वोटों का मतलब 1000 मतों का एक बूथ होता है। मतदाता सूची 1000 वोट की लगभग होती है, लेकिन हमने देखा था दिल्ली के अंदर वहां 1600 तक भी हमको 1600, 1700, 1800 वोटों की भी मतदाता सूची वहां देखने को मिली है, क्योंकि बूथों की संख्या तो निर्धारित है। एक विधानसभा में मध्य प्रदेश में 250, 150 से भी शुरू हो जाती है। विधानसभा में 150 बूथ भी है कहीं पर, और कहीं पर 300, 325 तक भी चली जाती है। 300 बूथ भी हो सकते हैं। ये बूथ बढ़ाए जाते हैं, राजनीतिक दलों की डिमांड भी होती है, उस आधार पर बढ़ाए जाते हैं। कभी कभी इस चुनाव आयोग को भी लगता है कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू संपन्न करने के लिए, क्योंकि समय बहुत आजकल बिल्कुल निर्धारित कर दिया गया है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही वोटिंग किया जाता है, और 6 बजे से पूर्व जो मतदाता केंद्र पर मतदान केंद्र तक पहुंच जाता है, उसको अ, अंदर कर लिया जाता है। और ये प्रक्रिया, चुनाव जो मतदान केंद्र की प्रक्रिया में जितने मत देने वाले मतदाता मौजूद रहते हैं, उन सबके अंतिम मतदाता के वोट डालने तक चलती रहती है। कुल 10 घंटे का मतदान ऐसा माना जाता है कि हर मत केंद्र के ऊपर 10 घंटे, तो 1 घंटे में लगभग 100 वोट डल जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मतपत्र तक जाते आते 3 से 4 मिनट का तो समय लग ही जाता है। मतपत्र 30 सेकंड का समय तो मतपेटी के ऊपर भी लगता है, ईवीएम के ऊपर भी, उसमें क्योंकि बीप आती है, 6 सेकंड के अंदर प्रिंट होकर एक पर्ची निकलती है, जिस दल को आपने वोट दिया है वो वोट पर्ची आप देख सकते हैं। तो ये लगभग 6 सेकंड की प्रक्रिया है। तो अगर हम देखें तो 1 मिनट के अंदर तो एक व्यक्ति की वोट की प्रक्रिया को माना है। उस आधार पर अगर हम देखते हैं तो 1 घंटे के अंदर 60 मतपत्र ही पेटी में जाते हैं, और अगर 10 घंटे का हिसाब देखें तो 600 हो सकते हैं। लेकिन चूंकि सक्रिय एक पुनः मतलब क्रम में शुरू हो जाती है, तो आधे मिनट तक इसको ले जाया जा सकता है कि आधे मिनट में एक मतपत्र पेटी के अंदर जा सकता है। तो लगभग 120 वोट 1 घंटे के अंदर हो जाएंगे, तो 10 घंटे में 1200 वोट एक मतपेटी में जा सकते हैं। एक मतपेटी में तो 1000 से ज्यादा नहीं जाते हैं। सेकंड मतपेटी इशू की जाती है उस पीरियड में, ईवीएम दूसरा है, तो दो दो ईवीएम के अंदर लिया जाता है। एक्स्ट्रा भी ईवीएम मतदान केंद्रों पर पहुंचाई जाती है। तो मैं कह रहा था कि वो मतदाता सूची ही बहुत महत्वपूर्ण है। उस मतदाता सूची का शुद्धिकरण महत्वपूर्ण है, और वो शुद्धिकरण तभी संभव है जब सारे राजनीतिक दल बीएलओ के साथ, बीएलओ जो होता है वह बीएलओ के साथ सहयोग अगर करेंगे तो ही उसका सही शुद्धिकरण हो पाएगा, और ये प्रक्रिया शुद्धता को प्राप्त करेगी, और सुरक्षा के मापदंडों के साथ में उसकी अंदर शंका न व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को अच्छे से समझने का प्रयास राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। लेकिन एसआईआर की इस प्रक्रिया में पिछले 31 जुलाई के दिन ये बिहार चुनाव की जो मतदाता सूचियां हैं वो अनंतिम प्रकाशन कर दिया गया। अनंतिम प्रकाशन का मतलब है कि आप अभी 30 दिन का और समय आपको दिया गया है कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, व्यापक संशोधन की प्रक्रिया हुई है, इसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम छूट गया है या कोई दावा आपका इसके ऊपर है या कोई आपत्ति आपके ऊपर है, तो आप चुनाव आयोग के दफ्तर पर जाइए, बूथ पर जाइए, बीएलओ को अपनी लिखित शिकायत दीजिए, अपना दावा कीजिए, अपनी आपत्ति कीजिए, और उसका संशोधन जो भी होगा वह अब आने वाली जो सूची का प्रकाशन होगा, जिसके आधार पर
नवंबर अक्टूबर महीने के अंदर जब भारत ये चुनाव संपन्न होने वाले हैं, तो पूर्ण रूप से शुद्ध मतदाता सूची, ऐसा दावा 100% शुद्ध का दावा चुनाव आयोग आपके सामने करेगा। तो इसमें लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बूथ लेवल के सरकारी अधिकारी तो है ही हैं, लेकिन हर राजनीतिक दल का भी बूथ के ऊपर एक कार्यकर्ता होता है। ऐसे वहां पर बहुत सारे रजिस्टर्ड दल हैं। अगर वो सब लोग मिलकर भी अगर इस मतदाता सूची के अंदर दावा आपत्तियां और शुद्ध दावा मतपत्र पेटी बनाने मतदाता सूची बनाने का प्रयास करें, तो इस भ्रम को तोड़ा जा सकता है। बहुत सारे हैंडरेस हैं दिनेश जी। जी आदरणीय, जो हैंड रेज हैं वो हाँ तत्पश्चात ही आपकी वार्ता के बाद ही हैंड रेज दिए जाएंगे। हाँ, नहीं कृपया नहीं आप ले सब। जी जी। तो जी मैं जी ऐसा कह रहा और था कि ये जो दिखाई देने वाली जो बहुत सारी बातें हैं जो ये कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये शायद कोई सैंपल है या ये कोई प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि यदि बूथ लेवल का कार्यकर्ता और बूथ लेवल का अधिकारी अगर अपने बूथ की संपूर्ण जानकारी रखने वाला कार्यकर्ता ही, चूंकि वो एक रजिस्टर्ड नाम होता है, हर दल के पास में नाम होता है और हर दल के अपने कार्यकर्ता होते हैं जो बूथ के ऊपर काम करते हैं, और वो अ, अपनी एक समिति बनाकर भी उस बूथ के ऊपर काम करते हैं। मुझे पता नहीं अन्य दलों की क्या जानकारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी की बूथ लेवल पर एक समिति है, उसमें बूथ का अध्यक्ष भी है, बूथ का महामंत्री भी है और बूथ के कार्यकर्ता भी हैं। पूरी एक समिति होती है और वहां पर पन्ना प्रमुख भी है। वो हर पन्ने का एक प्रमुख कार्यकर्ता भी बनाए हुए जो उसी पन्ने के ऊपर रहता है। भारतीय जनता पार्टी में एक पन्ने के ऊपर एक कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है और उसके हिस्से में सिर्फ 60 मत पत्र होते हैं, सिर्फ 60। और 60 कार्यकर्ताओं की जानकारी उस पन्ना प्रमुख के पास होती है और वो रिपोर्ट करता है अपने बूथ एजेंट को, अपने बूथ के अध्यक्ष को। ऐसे अगर मान लिया जाए कि अगर 900 कार्यकर्ता हैं या 900 मतों की मतदाता सूची है, तो कुल 15 ही कार्यकर्ता उस बूथ के ऊपर काम करते हैं भाजपा के। और उन 15 कार्यकर्ताओं को यह पता है कि मेरे इन 60 लोगों में कौन जिंदा है, कौन मर गया है, कौन विदेश से आया है, कौन जबरदस्ती इस देश के अंदर घुस गया है। सारी जानकारियां उस भाजपा के उस कार्यकर्ता के पास में है। ऐसे ही मैं समझता हूं कि अन्य दल के कार्यकर्ताओं के पास में भी जानकारियां हैं। ये बिल्कुल पानी की तरह साफ है। आप खुद जानते हैं कि 60 मतों के अंदर अगर उसी पैंच का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख है, तो उसके उसमें 5 वोट तो उसी के होंगे कम से कम, उसके परिवार के होंगे, उसके माता पिता होंगे, उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे। तो लगभग 5 वोटों के ऊपर वो है। और अगर 60 उसी के पैंच के ऊपर है, तो हो सकता है उसके चाचा ताऊ के भी होंगे, उसके अड़ोसी पड़ोसी जिनको वो अच्छे से जानता है उनके भी होंगे। तो इसे बारीकी से देखा जाए तो वो पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है। उसको 60 मतपत्रों के बारे में जानकारी है। कौन सी बहन की शादी कब किस गांव में होगी उसको पता है। कौन सा भैया अभी बेंगलोर में जाकर आईटी कंपनी में काम कर रहा है, कौन सा भैया दिल्ली जाकर काम कर रहा है, उसे पूरा पता है। और उसे पता है कि कौन से अंकल, कौन से चाचा किस देश से हमारे यहां पर इंपोर्ट होकर आए हैं, किस विचारधारा के साथ आए, किस नेताजी के सहयोग से वो यहां बसे हुए हैं, उसके पास सारे डाटा है। और उसे पूरा पावर है अपने बूथ लेवल के एजेंट को यह बताने का कि ये फर्जी वोट है और ये वोट हमारी मतदाता सूची से बाहर होना चाहिए। इससे यह पूछा जाना चाहिए कि ये कब इस देश के अंदर आया और किस माध्यम से आया है। क्या ये भारत सरकार की परमिशन लेके इस देश में रह रहा है? वो किस आधार पर हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहा है? वो किस आधार पर भारत के लोकतंत्र में मत देने का अधिकार रखता है, क्योंकि उसके पास मौलिक अधिकार नहीं है। वो अपने बूथ लेवल के एजेंट को कहता है और उसका बूथ लेवल का एजेंट
बीएलओ से कहता है कि मैं आपत्ति करता हूं, फलाने सिंह जी के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या वो ये दावा करता है कि मैं जानता हूं ये किशोर दादा हैं और ये यही रहते हैं, इसी बूथ के ऊपर रहते हैं, आपने इनका नाम कैसे काट दिया? और मानवीय मूल्यों के लिए बिहार के अंदर अभी चुनाव आयोग ने 30 दिन का समय दिया था। बड़े आश्चर्य का विषय है, किसी भी राजनीतिक दल ने आज 28 तारीख के डाटा तक बहुत कम, किसी ने 2 या किसी ने 10 आपत्तियां की है 10 नामों पे या 2 नामों के ऊपर। और ये जो हल्ला मचाने वाली युगल जोड़ी है, इसने कोई आपत्ति नहीं की है, ये आखिरी दिन में आपत्ति दर्ज करवाएंगे, जैसा मैं सोचता हूं। ये आखिरी दिन में 50-60 हजार नाम ले जाके रखेंगे कि हमारा पीडीएफ पढ़िए और इस सब के ऊपर आपत्ति दर्ज है हमारी, क्योंकि 30 दिन तो इनको काम करना नहीं है, आखिरी दिन इनको चुनाव आयोग को बदनाम करना है। या फिर ये कोई आपत्ति दर्ज ही नहीं करवा पाएंगे, ये कहेंगे हमारा वचन ही हमारा शासन है, हमने कह दिया, हमने संविधान की शपथ ली है, इसलिए हम जो मन में आएगा वो कहेंगे, और जब हम पकड़े जाएंगे तो कोर्ट में माफी भी मांगेंगे, हाथ पांव भी जोड़ेंगे और कहेंगे कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। ये सिर्फ भारतीय लोकतंत्र को विदेशों में जाकर बदनाम कर रहे हैं, देश की साख को खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर इनके दिल में वास्तव में इस देश के लोकतंत्र के प्रति संवेदना है, इस देश के प्रति अच्छी भावना है, तो इन्हें अपने बूथ लेवल एजेंटों को कहना चाहिए, अपने पन्ना प्रमुखों को कहना चाहिए कि आप अपने मतदाता सूची का शुद्धिकरण कीजिए और उसके दावे बताइए, वो कब से यहां रहते हैं, किस दिनांक को वो जन्म, हमारे यहां जन्म प्रमाण पत्र की व्यवस्था है, मृत्यु प्रमाण पत्र की व्यवस्था है, आप मर गए तो प्रमाण पत्र है, आप जिंदा हुए तो प्रमाण पत्र है। सरकार की ई गवर्नेंस इसी काम में लगी हुई है, सरकार का बहुत बड़ा तंत्र इसी काम में लगा हुआ है। केवल इतना सा ही तो पूछा जा रहा है कि 2003 के अंदर आपके पिताजी ने वोट दिया था, आपकी माताजी ने वोट दिया था? जानकर आश्चर्य होगा साहब, इस देश के अंदर एक एक विशेष कौम है जिसकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उस जनसंख्या वृद्धि में जो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात वो ये है कि उनकी जन्म दर नहीं बढ़ रही है। अभी किसी ने इस पे ऊपर दावा किया है कि साहब आंकड़े उठा के देखिए, भारत के अस्पतालों में डिलीवरी की व्यवस्था है, अब तो आजकल तो बड़ा लोकप्रिय कर दिया गया शासकीय अस्पतालों में डिलीवरी, पैसे भी मिलते हैं साहब वहां से 17-18 हजार, लड्डू के पैसे भी मिलते हैं। हम तो कहते थे मामा लड्डू भी दे रहा है, जापे के लड्डू भी दे रहा है। जापा आप समझते होंगे, डिलीवरी के बाद माता को शक्तिशाली बनाने के लिए, जैसे हम लोग अपनी कृषि को संपन्न करने के बाद जब उससे फसलें ले लेते हैं तो उसके बाद में उसके उस जमीन के पोषण का ध्यान रखते हैं, सुपोषण अभियान चलाते हैं, भूमि सुपोषण अभियान। माँ को भी उसी माँ ही माना है ना उसे, भूमि को भी। तो डिलीवरी के बाद जब बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त पैदा हो जाता तो उसके बाद उसे अच्छा भोजन करने का अधिकार मिले। ऐसे पोषण अभियान के तहत भारत सरकार और हमारे स्टेटों की सरकारें उन माओं के ऊपर और धात्री माताओं के ऊपर बहुत काम कर रही है, उन्हें अच्छा पैसा भी दे रही है। अब तो 15 दिन की लीव जो भी है ना, हमारे यहाँ पुरुषों को भी मिलने लगी है कि आप नवजात के साथ आप भी 15 दिन रहिए, आपको बिना काम किए सरकार पैसा दे रही है। जी आदरणीय, श्रमिकों को भी दे रही है। महिलाओं को बहुत बड़ी राशि डिलीवरी के बाद मिलती है। तो इस आधार पर लगभग 11-12 सालों से तो सारा सरकारी डाटा हमारे अस्पतालों के अंदर इकट्ठा हो रहा है, और उन आंकड़ों के आधार पर अगर जनसंख्या वृद्धि की दर को देखा जाए तो वो मेल नहीं खाती साहब। और एक बहुत बड़ा जी विषय है जिसके ऊपर दिनेश जी एक लाइन और कहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। एक बहुत बड़ा कारण है अभी भारत के सीमावर्ती जिलों का जो सिस्टम है वो बदल रहा है। हमारे यहाँ पहचान का एक पत्र है जिसको आधार कार्ड कह रहे हैं, जो पूर्ववर्ती यूपीआई सरकार का एक मील का पत्थर था, नंदन नीलकंठ जी ने बनाया था। आधार 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 की स्थिति यह है कि बिहार के अंदर आधार कार्ड वहां की जनसंख्या से भी ज्यादा है।
लगभग 20% आधार बिहार में ज्यादा है। अभी आसाम का आंकड़ा भी आया था कि वहां भी 4% वहां की जनसंख्या से ज्यादा आधार है। तो अब इन आंकड़ों को देखते हुए लग रहा है कहीं ना कोई घालमेल है, और इन घालमेलों को खत्म करने के लिए, इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को दूर रखने के लिए, यदि भारत का चुनाव आयोग शुद्ध मतपत्र और शुद्ध मतदाता सूची के लिए काम कर रहा है, तो उसका बहुत बहुत साधुवाद है। हाँ, उसमें मैंने सुना था, ज्ञानस जी ने कहा भी था कि अगर कोई लैंप पोस्ट के नीचे भी, एक लैंप पोस्ट के नीचे मतलब जो लाइट के पर पेड़ के नीचे, लाइट के खंभे के नीचे भी आके सोता है, रात्रि बिताता है, तो उसका भी यहाँ मत होगा। लेकिन भारत के बाहर के व्यक्ति का नहीं होगा। वो मूल रूप से भारतीय होना चाहिए, उसके दिल में इसके संविधान के बारे में श्रद्धा होना चाहिए, वह इस देश का नागरिक होना चाहिए, उसके माँ बाप, उसके दादा दादी इसी देश के होना चाहिए, और उनके पास कागज तो होना ही चाहिए। तो एक शुद्ध चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। वैसे बड़ी विडंबना है कि चुनाव आयोग ने यह कहा है कि हम विश्व की सबसे बड़ी मतदाता सूचियों के साथ हैं। लगभग 100 करोड़ मतदाता इस देश के अंदर निवास करते हैं, और 100 करोड़ मतदाताओं के साथ संपन्न होने वाली ये चुनाव की प्रक्रिया इस देश के भाल को, इस देश के कर्णधारों को हमारे ऊपर भेजती है, कि मजबूत लोकतंत्र को प्रदर्शित करती है। और हम देख रहे हैं कि हाल ही के दिनों में हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है और हमारी साख बड़ी है। इसीलिए आज हम अपनी आंखें भूरे काका की ओर भी दिखा सकते हैं बड़ी नरमी के साथ। मैं भीष्म को आज अपना आदर्श मानकर आपके बीच में उपस्थित हुआ था। अगर कोई मेरे लायक प्रश्न होगा, मैं कानून सम्मत तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं बोलने का प्रयास करूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा। आदरणीय दिनेश जी। जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अस्वस्थता के बावजूद इस विषय को आगे रखा है, और आपने विष्णु को साक्षी मानते हुए ये बात रखी है, और साथ में बहुत सारे हैंड रेज़ भी हुए हैं आज के विषय के प्रति। सबसे पहले जो हैंड रेज़ हो रहे थे, वो अदला-बदली आते जा रहे थे, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि संक्षेप में अपना प्रश्न ही रखें। टिप्पणी किसी दूसरे दिन हम इस विषय को आगे बढ़ाएँगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपके प्रश्न सबसे पहले आदरणीय रमेश चंद मेहरा सर, आपके पास आता हूँ। आपका प्रश्न क्या है? जी ओम सर, सादर नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और चर्चा भी सर बहुत बढ़िया चल रही है। अभी हम जो हमारे जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो विडंबना देखी जा रही है, कि कल मैं एक यूट्यूब पर देख रहा था कि ब्रिटेन में जो है पूरा इस्लामीकरण हो रहा, ऐसा महसूस किया जा रहा, जर्मनी में हो रहा। हमारे यहाँ पर भी जो सीमांत जिले हैं उनमें यही ये सब चीज़ें चल रही है। इस संबंध में हमारे यहाँ की राजनीति में क्या चल रहा जी? गंभीर प्रश्न है दादू, मैं क्या दे पाऊंगा आपको उत्तर। देखिए भाई साहब, क्या है ना, हमारे यहाँ पे कृषि में हमारे देसी एरिया में कहावत है कि जागता की पाड़ी ने सोता को पाड़ो। अब पाड़ा पड़ी से आप समझ में आएगा नहीं, भैंस के बच्चों को हमारे यहाँ पाड़ा कहते हैं। ओम जी ओम, समझ रहे हैं सर, है ना। और जो सो जाता, मतलब दो दोस्त थे और दोनों की भैंसें डिलीवरी पे थी, और एक ही दिन में डिलीवरी होना थी, एक ही समय था। दोनों ने सोचा कि एक साथ रात्रि जागरण करेंगे और जब डिलीवरी हो जाएगी बच्चे को संभाल लेंगे। तो क्या होता है ना साहब कि वो जो दोनों लोग रहते हैं, एक कहता तू सो जा, एक में जागता हूं। और जब एक व्यक्ति सो गया तो दूसरे की, दोनों की भैंसों ने डिलीवरी हो गई। तो जो जाग रहा था ना, उसकी तो भैंस ने दिया था पाड़ा, मतलब बच्चा, मेल मेल दिया था। और जो सो रहा था उसकी भैंस ने दिया पाड़ी, दूध देने वाली। तो उसने बदल दी। अब भैंस के बच्चे में परिवर्तन नहीं, गाय का बच्चा अगर हो ना तो वो अपनी माँ का ही दूध पिएगा। भैंस के बच्चे को ये उगत नहीं उड़ती है, ये
हाँ, उसको समझ नहीं आती है कि उसकी माँ कौन सी है। ये तो हमारी गौ माता ही है, देसी गौ माता, उसको समझ में आती है। तो जो देश जाग रहे हैं या जो देसी गाय का दूध पी रहे हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं दादू, कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ तो फिल्मों में भी दिलीप कुमार, यूसुफ खान को दिलीप कुमार बना के पेश कर दिया है। जब सरकारें ही इस कार्य में लिप्त रही हों, मेरे पूरे उद्बोधन का जो सार वो यही है कि लोग अपने दल के, अपने मतों को बढ़ाने के चक्कर में बीमारियां मोल ले रहे हैं। हमने भी तो रसायन को लिया है ना मोल, खेती के अंदर, और जी आज जी हमारी जमीनें बंजर हो गई हैं। जी तो ये डेमोग्राफी बदलने की बात अभी कुछ दिनों पहले आई है। और देखिए जी, साहब, धर्म से किसी को तकलीफ नहीं है, पंथ से भी किसी को तकलीफ नहीं है। हमारे यहाँ तो हम बहुत विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में रहने वाले लोग हैं। जी हमारे यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं, हम किसी को आराधना के लिए परेशान नहीं करते कभी भी। लेकिन भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को एक चीज तो मानना पड़ेगी। कल भी हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी आदरणीय मोहन राव जी भागवत कह रहे हैं कि यह देश हिंदू राष्ट्र है। ये किसी जी को बताना नहीं है, किसी को बनाना नहीं है, ये है मूल रूप से हिंदू राष्ट्र है। जी जब ये भारत या हिंदू राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति अगर अन्य देशों में जाता है तो उसे हिंदू ही कहा जाता है, चाहे वो किसी भी कौम का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ का व्यक्ति ठीक, हो, उसको उसके जय। पंथ से नहीं जाना जाता अगला वहां। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न और लेने की गुंजाइश अभी बन रही है समय को देखते हुए। और आदरणीय सिंगोरिया जी, आपका सबसे पहले हैंड रेज़ था। कृपया आप प्रश्न करिएगा। सदन को सादर नमन। आदरणीय, हमने देखा है कि कुछ गांव में जो है जहाँ पे मुस्लिम आबादी कुछ भी निल है, मतलब शून्य है, वो वहाँ पे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो चुके हैं। तो ये क्या जो पाकिस्तानी जो है महिलाएं जो पाकिस्तान में जिनकी शादी हुई है और उनके जो बच्चों को शायद ऐसा तो नहीं कि वो उनको वहाँ पे शिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही है, वो मतलब ऐसा कुछ मैं अपने अनुभव से मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो है कुछ समय बाद उन बच्चों को जो है यहाँ पे उनके नाम से उनको स्थापित कर सकते हैं। और ये व्यापक रूप से मतलब बहुत कुछ मैं वीडियो भी देखता हूँ तो उसमें जो उसमें बहुत गहन, जो जैसा आपने बताया कि गहन जो है हम लोग भाजपा की ओर से बहुत गहन मतदाता सूची पर विचार करते हैं, तो ऐसे ही इनके लोग भी जो है इनके जो बहुत गहन स्कॉलर हैं इनके, जो अपना जो है मतदाता सूची पर बहुत गहन विचार करते हैं, एक एक चीज को बारीकी से प्रस्तुत करते हैं। जैसे कई वीडियो मेरे उसमें आए हैं, तो क्या ये थोड़ा इस पे आप निवेदन में प्रकाश डालेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सिंगोरिया जी, बहुत सही कह रहे हैं। हम कागज में कमजोर हैं। हम अपने अभी आपको शायद जानकारी नहीं है, या पता नहीं होगी, हमारे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारा जो दूसरा समाज है, जो हमारे साथ ही निवास करता है, इनकी तकरीरें होती हैं, और तकरीरों के अंदर इनके धर्म गुरु अपना उद्बोधन करते, चूंकि हमें तो यह कानून ने अधिकार ही नहीं दिया है कि हम अपने धर्म के बारे में कोई चीज सार्वजनिक रूप से कर सकें, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। हम पंथ निरपेक्ष थे, लेकिन हम अ, अब पता नहीं क्या हो गए हैं। तो वो लोग अभी वर्तमान में जोर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स, भारत के डॉक्यूमेंट्स बने, ऐसी प्रक्रिया उनने शुरू करवा दी। अगर आप बारीकी से जाकर आधार केंद्रों पर, सीएससी केंद्रों पर अगर निगाह रखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां एक विशेष समुदाय के लोग अपने कागज कंप्लीट करने में लगा हुआ है। इस वक्त हमारा हिंदू समाज सोया हुआ है। आपने सुना होगा कि असम के अंदर वहां पर घुसपैठियों की पहचान के लिए सरकार ने काम किया, असम सरकार ने काम किया, और किसी लोग बड़े व्यक्ति ने वहां पर यह आरोप भी लगाया कि बहुत सारे भारतीय जो थे ना, उनके नाम भी उस लिस्ट में से बाहर होकर घुसपैठियों की लिस्ट में चले गए। क्यों चले गए? घर में तो हम बच्चे को कान्हा कहते हैं, और स्कूल में नाम रख दिया उसका हमने अजय, तो उसका स्कूल का नाम अलग हो गया और आपका नाम अलग, घर का नाम अलग हो गया।
और उसके आधे कागज बना दिए कान्हा के नाम से, क्योंकि पैदा हुआ था वहां जन्म पत्र में। तो नर्स ने पूछा इसका क्या नाम रखेंगे, कहते हमारे कन्हैया जैसा लगता है, लाला जैसा लगता है, तो इसका नाम कन्हैया। और जब स्कूल में गए तो वो कन्हैया अच्छा नहीं लगा, तो वहां उसके लिए आधुनिक नाम सोच कर रख दिया। तो ये जो कागजों की जो हेरा फेरी है, लेकिन देखिए साहब, आपके पिताजी का नाम मतदाता सूची में होगा, आपके यहाँ मूल निवासी नाम होंगे, आपके जमीन के कागज होंगे, आपके बहुत सारे कागज होंगे। हमारे यहाँ तो कागज लिखने की बहुत बड़ी परंपरा है। किशनगढ़ जो राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पर हम सब लोगों के पीढ़ियों के इतिहास आपको मिल जाएंगे। हमारे गंगा के किनारे के ऊपर गंगा गौर होते हैं, उनके पास हमारे मिल जाएंगे, उज्जैनी में मिल जाएंगे, हमारे तीर्थराज में सब जगह पर लिखा पड़ी होती है। और हमारे पास तो कागजों का ढेर है। लेकिन फिर जी, भी हमें अपने कागजों की ओर ध्यान देना चाहिए। अभी वो समाज अपने कागज कंप्लीट करने में लगा हुआ है। जो माइग्रेट होके आए या अन्य रास्तों से घुसपैठ की तरीके से आए, वो सारे कागज अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो कागजों के जी, प्रति बहुत सतर्क लोग जी हैं, और आदरणीय। अपने कौम के प्रति भी सतर्क है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है और असम का ज़िक्र किया गया। मैं कुछ समय तक असम में रहा उस दौरान जबकि ये प्रक्रिया चल रही थी। तो ये बातें आई हैं कि कैसे-कैसे वहाँ पे किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ था, उसका भी निराकरण किया गया। अंतिम प्रश्न की गुंजाइश के साथ केवल 2 मिनट बचे हुए हैं। आदरणीय भगत सिंह जी, जिनकी तस्वीर आदरणीय भगत सिंह जी की लगी हुई है, हालाँकि उनके दर्शन नहीं होते, तो कृपया बिल्कुल, बिल्कुल सर, दर्शन के बिल्कुल। साथ आप प्रश्न भी करिएगा सादर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सभी को जय श्री राम। सर मैं कह रहा था कि जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसमें 2 लाख करोड़ के आसपास चुनाव आयोग में खर्च हो जाता है। तो ये प्रणाली कब चेंज होगी? और इससे क्या है कि अगर साल भर में सारे चुनाव निपटा जाए तो इससे शिक्षा प्रणाली है वो भी प्रभावित होती है, टीचर वगैरह सब ट्रांसफर इधर-उधर किए जाते हैं, उससे भत्ता-वत्ता मतलब आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होता है। दूसरी बात है कि ग्राउंड लेवल पे मुझे ये लगता है कि बीएलओ कहीं पे मिला हुआ रहता है, या राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जैसे अभी पन्ना प्रमुख की बात की थी, तो इसमें बीजेपी क्या करती है कि कुछ जगह मुस्लिम जैसे अभी भोपाल में कांड मछली करके एक कांड हुआ, उसमें वो वहां पे मतलब कुछ अध्यक्ष या जिला लेवल पे कुछ बना हुआ था। तो ये चीज ऐसी चीजें करते हैं ताकि वो उन लोगों को वहां तक उनको शरण मिलती है, या फिर उनको क्या बोलते हैं राजनीतिक प्रेशर मिलता है। तो ये क्या ग्राउंड लेवल पे जो बीएलओ काम करता है वो भी क्या इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? जय श्री राम। भगत सिंह जी, मेरे बचपन में आपकी ये फोटो मैंने बहुत बनाई है। बंदूकें बोने वाला भगत सिंह, बहुत छोटे बालमन में उनके इस देश के प्रति जागरण हो गया था। ऐसे आदर्श पुरुष के लिए का फोटो लगाए हैं आपने डीपी के ऊपर, और नाम भी आपका भगत सिंह है। मैं आपसे भी कल्पना करूंगा कि ये देश प्रेम आपके अंदर रहे, और आपने प्रश्न भी वैसा ही किया है। भगत सिंह जी क्या है ना, बीएलओ तो क्या सरकारी कर्मचारी है, वो सिर्फ दावे और आपत्तियों को जानता है। हाँ, हम जैसा जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस देश में रहने के बाद भी इस देश से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, कम ही है। नहीं नहीं सर, समस्या जैसे हमारी हमारी मुस्लिम जागरूकता जहाँ की है पे भगत सिंह जी। जहाँ भगत सिंह जी, समस्या देखो, हमारी जागरूकता की है। कल ही आदरणीय संघ चालक जी ने कहा कि डीएनए तो हमारा एक ही है। कल भी कहा उन्होंने, एक ही डीएनए। ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया सतत चल रही है, सरकार की निगाह में है ये सब बातें जो आप पूछने करें ना, ये सारी प्रश्न है। लेकिन एकदम तो हम उनको अलग नहीं कर सकते ना। गुरुजी ने भी कहा था दंगों के बाद, 47 के दंगों के बाद, दांत और जीभ साथ ही रहते हैं। दांत अगर जीभ को काट ले तो क्या दांत तोड़ देंगे आप अपने? नहीं तोड़ पाएंगे। समझना है उनसे, जीभ को ध्यान रखना है कि वो दांत के बीच में ना आए। ठीक है ना? तो राजनीति दल जो है, उसके कार्यकर्ता जागरूक होना चाहिए। अगर वो सही तरीके से आपत्ति लगाएंगे तो उसका निराकरण कैसे कर पाएंगे वो? हम क्लेम ही नहीं करते हैं। मेरे एक कार्यकर्ता ने 800 नामों के ऊपर क्लेम किया, एक उसको एसडीएम ने बुलाया, कहा 5 से ज्यादा लोगों के नाम के ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते, कि 5 नाम फर्जी हैं इतना बता सकते हो आप, बस 6 नहीं कर सकते।
तो उसने कहा कि बताइए मुझे कहां लिखा हुआ है कि मैं 5 से 6 नाम के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एसडीएम का जो थे वहां पे चुनाव आयोग के, उनका उनका रुझान कहीं और होगा। उसने कहा कि मुझे 879 नाम फर्जी हैं, मैं प्रूफ दे रहा हूं इनके, और मैं क्लेम कर रहा हूं। मैंने फॉर्म डाला है आपका, जो चुनाव आयोग के सारी चीजें वो एक फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म के अंदर लिखना है आपको और आपत्ति कीजिए। हम दुश्मनी लेना नहीं चाहते। भगत सिंह मेरे घर में नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर में भगत सिंह होना चाहिए। हम टालते हैं, उस समस्या से बचना चाहते, समस्या के सामने नहीं आते। समस्या थोड़ी देर की, 15 मिनट की समस्या, लेकिन समस्या को हमारे सिर पे बिठा लेते हैं हम। उस कार्यकर्ता ने कड़क होकर कहा कि नहीं, मैं 879 नामों की आपको वो दे रहा हूं आपत्ति, और स्वीकार करना पड़ी। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी गए थे उस बूथ के ऊपर, नहीं दावा कर पाए कि हाँ ये सारे लोग सही हैं। उन्होंने कहा कि ये सब लोग बाहर हरियाणा प्रांत के कार्यकर्ता हैं, ये यहां रहते ही नहीं है, ये जमीन पे कोई मकान ही नहीं है, ये जिस एरिया को बता रहे ये दिल्ली प्रांत में ही नहीं है। जब उसके दावे मजबूत रहे और लिखा पढ़ी में दिए गए दावे, सिग्नेचर किए हुए दावे थे, स्वीकार करना पड़े, और वो सारे नाम दिल्ली चुनाव में मैंने देखा कि कट गए, और 1 महीने पहले कटे। जी क्योंकि जब जी आप दावा आदरणीय। करते हैं ना, तो फिर प्रक्रिया को समझना सिर्फ इतना सा है दिनेश जी, कि आपको दावा करना है, आपको आपत्ति करना है। आप अगर सही हैं तो ये कहना है कि ये मेरा नाम है, वो मेरे ये डॉक्यूमेंट से मेरे पिताजी ने इस तारीख को वोट दिया था, मेरी माताजी ने इस समय वोट दिया था, उनके नाम इस सूची में है, पूर्व में सूची में है, पूर्व सूची में। आपका लिंक अगर उनसे आ रहा है तो चुनाव आयोग को कोई परेशानी नहीं है। और ये प्रक्रिया पूरे देश में होने वाली है, इसीलिए विशेष समुदाय के लोग अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने लग गए। उनको समझ में आ गया है कि अब इस देश में अगर रहना है तो इस देश की नागरिकता हमारे पास होना बहुत जरूरी है, और इस लोकतंत्र में अगर हमको मत देना और यहाँ की सरकार में हमारी हिस्सेदारी करना है या इसको हथियाना है, तो हमें इस देश का होकर इसी देश में रहकर वोट देना होगा। धन्यवाद। वो ये मछली और मछली वछली वाली बातें भाई साहब, ये तो देखो राजनीतिक दल वाले लोग हैं, ये आ जाते हैं, घुस जाते हैं, और ये समय के साथ पहचाने जाते हैं और सब नष्ट हो जाते हैं, खत्म होते हैं। तो गेहूं में भी धुन होती है भाई साहब। हम तो किसान लोग हैं, आप पकड़ में आ जाता है तो साला मार ही देते हैं उसको, उसको पलटी मार देते हैं, या तो पलव में खत्म कर देते हैं या फिर स्प्रे करके मार देते हैं। अब तो नीमास्त्र ने, कौन सा दशपर्णी आयोग ने, पता नहीं क्या क्या बना लिया हम लोगों ने, जीवामृत से अपने लोगों को पाल लेंगे। जी धन्यवाद आदरणीय। और वास्तव में ये बात है कि जागरूकता ही अंतिम उपाय है। बस सबसे बड़ी और बात सभी है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि सभी राजनीतिक दल अगर जागरूक हों तो ये बातें सामने ही ना आए। लेकिन बात ये होगी कि हमने चुनाव तो लड़ना है, लेकिन हमने किराए पर एजेंसी को हायर कर लिया, उन्हीं के मार्फत हम दावे कर लेते हैं, और उस दावे को पुख्ता रूप अपने सिग्नेचर से न दे करके, अपने विश्वास से न दे करके हम छोड़ देते हैं, उसका हो हल्ला हो जाता है। और इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई एजेंसियां बाद में क्षमा मांग लेती हैं, और हमारे जो दावे होते हैं, हमारे आंदोलन होते हैं, वो धीरे-धीरे फिर एक तरफ बैठ जाते हैं, किनारे बैठ जाते हैं। और ये बातें सामने भी आई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात हम यही कहेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए सभी को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं बातों के साथ मैं आदरणीय शरद वर्मा सर के पास आता हूँ इन क्षमा याचना के साथ कि अन्य हैंड रेज़ बहुत सारे हुए हैं, 10-12 हुए हैं, अभी 3-4 हैं। नहीं नहीं दिनेश जी, नहीं किशोर दादा को ले लो, किशोर दादा को। तो मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर को ही हाँ, मैं कुछ नए आएगा उनके पास से, इसलिए। आह्वान करता हूँ उनका, और कृपया आपके ही माध्यम से आज का सत्र संपन्न भी हो, क्योंकि समय हो चुका है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर। धन्यवाद दिनेश जी। जो जानकारी आई वो बहुत अच्छी आई, उसमें थोड़ा मैं जोड़ना चाहता हूँ अनुभव के आधार पे, क्योंकि मैं 78 से यानी करीब 40 साल से मैं जो चुनाव प्रक्रिया है उससे जुड़ा हुआ हूँ। 78 में मुझे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ट्रेनर करके नियुक्त किया गया था नागपुर में। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग कैसे देनी, ये यहाँ से मेरे को पूरे जानकारी है इसकी चुनाव प्रक्रिया की। और मेरे सर्विस के दौरान
मैं 7 बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी रह चुका हूँ, दूर दराज में अलग अलग जगह पे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के इस उपरोक्ष में कि सज्जन शक्ति, जिसका मैं हमेशा बोलता कि विरोधी शक्ति तो अपना पाला बनाते रहती है, लेकिन सज्जन शक्ति खामोश बैठती है, उसका काउंटर पार्ट जो है वो काउंटर पार्ट करती नहीं है। समय की कमी देखते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शरद जोशी करके एक किसान नेता थे यहाँ पे, और उन्होंने 1985 में सिर्फ छोटे छोटे 10 प्रश्न किसानों के लिए एक कागज पे लिखे थे और उनको कहा था कि जो जो विरोधी लोग हैं उनको सिर्फ ये 10 प्रश्न पूछो। उसका नतीजा ये हुआ था कि 1985 में राजीव गांधी की सभा, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सभा सेवाग्राम में थी और किसानों की सभा अकोला में थी। तो किसानों की संख्या के 25% लोग भी सेवाग्राम के प्राइम मिनिस्टर के सभा में नहीं थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सज्जन शक्ति अगर जागरूक होती है, कुछ नहीं करना है, एक 8-10 सवाल हमारे बेन सिंह जी है और बाकी जो कार्यकर्ता है उनको सिर्फ इतना करना है कागज पे कि भाई 240 पे लोकसभा अगर समिट जाती है तो उस समय जो चुनाव प्रक्रिया है बराबर है। कर्नाटक में बीजेपी हार जाती है तो चुनाव प्रक्रिया बराबर है। यहाँ पे मतलब थोड़े थोड़े फर्कों से भी अगर एमपी एमएलए जीत जाते हैं तो और विरोधी दलों के आ जाते हैं तो चुनाव प्रक्रिया सही है। और साथ ही साथ में ये भी कहना है कि जैसा अगर एमपीएससी यूपीएससी का पेपर भी लीक होता तो 1 या 2 ही लोग उसमें रहते हैं, तभी गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ पे तो हजारों कर्मचारी, हजारों बूथ, हजारों कार्यकर्ता अलग अलग डिसेंट्रलाइज लेवल में होते हैं, तो वहां पे तो गड़बड़ी की आशंका हो ही नहीं सकती। इसमें जो पोलिंग ऑफिसर और बाकी सब जो लोग आते हैं वो परमानेंट कर्मचारी है, किसी भी दल के होते हैं, और वो आखिरी 1 दिन के पहले ही हमको पता चलता था वो कि हमारे टीम में कौन है करके। तो ऐसे स्थिति में गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही साथ में ये जो मशीन है, मशीन में भी सभी पोलिंग ऑफिसर के पहले मॉक पोल लिया जाता है। मॉक पोल लेने के बाद में फिर उसको 2 बार 3 बार करने के बाद में फिर उसको चिट्ठी लगा के फिर पोलिंग होता है। वहां पे भी कोई आशंका नहीं है। और वहां पे साथ ही साथ में जो मतदाता सूची बनाते हैं उसके भी कायदे कानून इतने अलग अलग प्रकार के हैं कि जिस पर अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उसमें जो जागरूकता होना चाहिए तो बीजेपी जैसे कार्यकर्ता और पार्टियों के पास नहीं है। वही एजेंसियां हायर करते हैं और उन्हीं पे भरोसा रखते हैं और हारने के बाद में ही ये बोलते हैं। तो उनको कल जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने बोला था कि भाई सभी कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित हो। मेरा कहने का अंत में मैं इतना ही बोलूंगा कि हमको सज्जन शक्ति के द्वारा ये जो फैक्ट्स है वो तथ्यों को 5-10 सवाल के जरिए, एक पॉम्पलेट के जरिए वहां पे बिहार के कार्यकर्ताओं को बांट देना चाहिए। अलग अलग उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए और काउंटर अटैक की इसके जवाब दो। आप वोट चोरी क्या बोलते हैं? हम ये 10 सवाल या 5 सवाल पूछ रहे हैं, इसके जवाब दो, इसके बारे में बोलो, नहीं तो बोलो मत। बस आंदोलन यही चलता है कि इसके बारे में बोलो, बाद में ही बात करो, नहीं तो वरना यहाँ से चले जाओ। ऐसी सज्जन शक्ति अगर वहां पे खड़ी होती है तो निश्चित रूप से ये गाली गलौज करना और बाकी करना, बहकावा देना, ये भाषण बंद हो सकता है। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। बहुत बहुत जी बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत अच्छे से इस बात को रख दिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सत्ता प्राप्त करने में अक्षम है, इसलिए सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। इस माध्यम से हमारी संस्था को बदनाम करना चाहते हैं और बदनाम करके लोकतंत्र को भ्रष्ट बताते हुए अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर कर विरोधी ताकतों के साथ मिलकर, विश्व की विरोधी ताकतों के साथ मिलकर इस देश की सत्ता को हथियाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। आज की इस बात को मैं यहीं पूर्ण करता हूं। आप सब लोगों ने मुझे अस्वस्थ होने के बाद भी सुना। पता नहीं मैं कितना सही बोल पाया, कितना अच्छा बोल पाया हूं, या आपके मन की बात कह पाया, या आपकी शंकाओं को दूर कर पाया, मैं नहीं समझता। भ्राता जी, एक क्वेश्चन बहुत मेरा बहुत भी है, धन्यवाद 1 मिनट आपका। का। बने सिंह, हाँ बने सिंह भाई, छोटा भाई, अपन तो घर पे बात कर लेंगे भाई। जी 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 नहीं, आदरणीय, इसका हमको जानकारी तो मैं मिल निवेदन गई। ये करता हूँ कि धन्यवाद। इस वार्ता को साढ़े अगले दिन जारी रखेंगे, इसको अभी पूर्ण नहीं माना जाएगा। और जी दूसरा ये कि धन्यवाद। आप जब देश की बात आई तो आपका बुखार गायब हो गया आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अस्वस्थ होते हुए भी सभी में ये जागृति लाने की बात। दिनेश सर, ये योगा रोगी
ओम दिनेश दिनेश सर, भैया, ये योगा रूपी गोली इनको 3 दिन तक जी दी जी, जाए आदित्य रंजना मैं तुलसी से। आपके पास आता हूँ और ये जी ये तो महत्वपूर्ण विषय है, इस पर बहुत चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो ये हमारे यहाँ भी ऐसा ही राजकारण चल रहा है। अच्छे को अच्छा नहीं कहना, बुरे को अच्छा कहना और लोगों की दिशा भूल करना, ये तो इसके लिए कोई उपाय कोई तो होना ही जरूरी है। ओम। जी, तो आप सभी की तरफ से आज के मुख्य वक्ता जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के योग शिक्षक जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी निवेदन के साथ कि पुनः इसी विषय पर हम आगे बढ़ेंगे आने वाले दिवस पर और तब तक हमारे आदरणीय जी पूर्णतः स्वस्थ होंगे और हमारी जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उस पर जो परिदृश्य चल रहा है, वो भी शांत, संपन्न और स्वच्छ साथ में स्वस्थ हो चुका होगा। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। आप